हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। हम पिछली वीडियो में रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व किए हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो मित्रों, प्रोनाउन में आता है नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हम देखते हैं क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डेफिनेशन इसकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम, इसको हम हिंदी में कहते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। वह प्रोनाउन है जो वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है। प्रत्येक का बोध कराता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है ईच ऑफ द बॉयज कैन, प्रत्येक बच्चे, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है, हर कोई जा सकता है, किसी को रोकने की बात नहीं कर रहा है। रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, इन पुस्तकों में से कोई सी पढ़, कोई मनाही नहीं है, कोई भी पुस्तक पढ़ सकते हो। नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स कैम, दोनों नौकरों में से कोई नहीं आया हुआ है। तो हमने देखा कि एक ईच, आइदर और नाइदर, ये तीन शब्द इस्तेमाल किए गए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में के रूप में है। अब इसके आगे कह रहा है कि नोट ईच, आइदर, नाइदर, ईच, आइदर और नाइदर। ईच, आइदर, नाइदर के पश्चात एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। कैसे? सिंगुलर नंबर की क्रिया का प्रयोग करते हैं जब वाक्य में, सेंटेंस में ईच, आइदर और नाइदर दिए गए हों तब। आइदर का अर्थ होता है दो में से प्रथम और या द्वितीय। आइदर का अर्थ क्या होता है? दो में से प्रथम या द्वितीय। नाइदर का अर्थ होता है, ये नाइदर वर्ड जो है मित्रों, इस आइदर का अपोजिट वर्ड है या एंटोनिम से हम कह सकते हैं, निगेटिव वर्ड है। नाइदर मतलब होता है दो में से ना तो प्रथम और ना ही द्वितीय। ये आइदर का क्या है? निगेटिव। नोट नंबर जो है थर्ड कह रहा है आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए या वस्तुओं के लिए किया जाता है। किसके लिए? दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है आइदर अथवा नाइदर का। ईच का प्रयोग दो या दो से अधिक। आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आइदर और नाइदर का प्रयोग दो व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है और ईच का प्रयोग दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए किया जाता है। दो से अधिक के लिए किया जाता है, इतना ध्यान रखना आपको। नोट नंबर 4, जब ये शब्द अकेले बिना नाउन के साथ है, जैसा आपने शुरू में देखा है डेमोन्स्ट्रेटिव में, जब दिस, दैट, दीज, दोस पढ़ रहे थे हम, उसमें भी यही रूल था कि अगर ये अकेले आते हैं तब तो ये प्रोनाउन होते हैं, लेकिन अगर इनके तुरंत पश्चात नाउन आ जाए तो ये बन क्या जाते हैं, जो रहेंगे। जैसे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये बदल जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। ठीक उसी तरह से यहाँ भी कह रहा है कि जब ये शब्द अकेले बिना नाउन के साथ आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं, और जब ये किसी नाउन के साथ आते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे ईच ऑफ द बॉयज गार्ड अ प्राइज। अब देखिए ईच के बाद क्या आ गया है, ये ऑफ आया हुआ है, तो यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज, और यहाँ हमने बताया कि किसके तुरंत पश्चात क्या आए, नाउन, तब ये कहलाएगा एडजेक्टिव, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। तो यहाँ आ गया ऑफ, प्रीपोजिशन है और उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे तो ये प्रोनाउन है। लेकिन ईच बॉयज, देखिए नाउन तुरंत आया और ये ईच डिस्ट्रीब्यूटिव ना होकर के, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना होकर के बदल गया ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगला है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगली टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बहुत, ये जो दो बचे हुए हैं, बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप इसे थोड़ी से ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन परिभाषा इसकी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वह प्रोनाउन है जो यह बताता है कि काम का प्रभाव कर्ता पर
पड़ता है। जैसे जो करने वाला है उस पे ही रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। इसके बाद एक वचन शब्द, जैसे हम उसमें देखा था हमने मित्रों, जब नाउन में देखा था जहां हम सिंगुलर और प्लूरल बना रहे थे, वहां पे हमने देखा था नियम कि जो जो रहता है अगर एफ किसी से, जैसे कॉल CALF, इसका बनाना हो तो वहां पे हमने देखा था कि इस एफ को किसमें बदल देते थे, वी में, और यस जोड़ दिया जाता था। ठीक उसी तरह से सेल्फ, जब सिंगुलर होगा तो सेल्फ और जब प्लूरल होगा तो सेल्फ होगा, तो जुड़ा रहता है। यह प्राय क्रिया के पश्चात आता है। कहाँ होगा? क्रिया के पश्चात आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग। सकर्मक क्रिया के साथ होता है। कैसी क्रिया के साथ? सकर्मक क्रिया, और सकर्मक का मतलब होता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो आपको समझ में आए हो गए होंगे कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो कहाँ इस्तेमाल होगा। यह प्राय क्रिया के पश्चात आता है, क्रिया के पश्चात आएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग सकर्मक क्रिया के साथ किया जाता है। देखिए, आई हार्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को क्या किया, खुद को चोटिल किया है। वी हर्ट आवर सेल्फ, हमने खुद को चोटिल किया है। यू वर्क्ड योरसेल्फ, तो देखिए यहाँ हर्ट, वर्क्ड, लव्ड, सेलेक्ट, इग्नोर, डिसीव्ड, वर्क, ये सब के सब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है, और इनके पश्चात आया हुआ है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो किसका होगा? देखिए, जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, आपको लिख करके बता देते हैं कि जैसे हमने प्रोनाउन के चार्ट में देखा, आई, वी, ये फर्स्ट पर्सन का होता है, फर्स्ट पर्सन का है, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर, और ये उसका प्लूरल। तो और फिर सेकंड पर्सन में यू आता है, जो अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। फिर थर्ड पर्सन में पुरुष के लिए ही, महिला के लिए शी, और निर्जीव के लिए इट, और इन तीनों के प्लूरल के लिए आता है दे। अब उसमें आपने देखा होगा, मैंने लास्ट में लिखवाया था मित्रों आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और जो भी होगा, आप एक चीज और देखें, ध्यान देंगे कि ये इसका, इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे आई का मी होता है, आई का मी होता है। फिर इसका जो प्रोनाउन होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन, उस पॉसेसिव प्रोनाउन में आता है माई और माइन आता है। ऐसा करके मैंने चार्ट में बताया था, वहां से देख लीजिएगा या फिर बुक से देखिएगा, आपको दोनों जगह जहां भी देखेंगे आपको ये चीज मिल जाएगी। तो आप मोस्टली देखेंगे कि इसका जो होगा पॉसेसिव प्रोनाउन से, या फिर जो इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा वहीं से इसका रिफ्लेक्सिव बनता है। बराबर इस पे डेप्थ में को ना बताते हुए आप यहाँ पे यही ध्यान देंगे कि इसका मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिख रहा हूँ, उसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आपको वैसे ही अगर आएगा सब्जेक्ट के रूप में तो वही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको लिखने होंगे। जैसे आई का माई सेल्फ, सिंगुलर में ये सिंगुलर है तो माई सेल्फ ही होगा। बी का होगा आवर सेल्फ, क्योंकि वी प्लूरल है और वी का प्लूरल यहाँ सेल्फ एफ ना होकर के वी एस बदल जाएगा। यू जो होता है, यू का ये अपने आप सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, इसलिए ये होगा योर सेल्फ और योर शेल्फ दोनों होता है, दोनों ही शेल्फ होता है। बट मोस्टली ज्यादातर ये कहने के लिए प्लूरल है, लेकिन सॉरी कहने के लिए सिंगुलर होता है, लेकिन मोस्टली ये प्रयोग किया जाता है प्लूरल में ही, ज्यादातर आपको शेल्फ से ही मिलेंगे। ही का होगा हिमसेल्फ, शी का होगा हर सेल्फ, और इट का होगा इट सेल्फ, और दे का होगा देम सेल्फ।
ये होगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा। देखिए बी लिखा है, इसलिए यहाँ जो क्रिया आई, इस क्रिया के पश्चात हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है, इसलिए इसी का हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करना होगा। इसी सब्जेक्ट का आवश्यक। देखिए यहाँ पे लिखा है वी का आवश्यक, यू योरसेल्फ, सी हरसेल्फ, यहाँ लिखा है शी हरसेल्फ। देखिए द कैट सीटेड इटसेल्फ। अब कैट जो है यहाँ पे इटसेल्फ आप कहेंगे कहां से आ गया, कैट निर्जीव होती पशुओं के लिए इट का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उस कैट का जो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रयोग करना होगा तो इट का रिफ्लेक्सिव हम यूज करेंगे। याद रखिए यू का योरसेल्फ, आई का माई सेल्फ, ही का हिमसेल्फ, दे का देमसेल्फ। इग्नोर्ड मतलब होता है दे इग्नोर्ड देमसेल्फ, वो खुद को इग्नोर कर रहे हैं। अभी हिंदी नहीं आ रही है सही से। ही डिसीव्ड हिमसेल्फ, उसने स्वयं को, डिसीव्ड मतलब थोड़ा धोखा देना, उसने स्वयं को धोखा दिया। यू वर्कड योरसेल्फ, उसने स्वयं से कार्य किया। तो ये रहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमें इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये कहाँ आएगा, क्रिया के पश्चात आएगा, और वो क्रिया कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी, तभी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये रहा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब अगली टॉपिक है इम्फैटिक प्रोनाउन। इम्फैटिक प्रोनाउन को देखते हैं। इम्फैटिक प्रोनाउन क्या होता है? इम्फैटिक प्रोनाउन डेफिनेशन है कि जो प्रोनाउन, एम्फैटिक का मतलब होता है, मतलब यहाँ पे मतलब मित्रों एम्फेसाइज करना होता है, बल देना होता है। जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर एम्फेसाइज करे, खुद सब्जेक्ट पे बल डालता है, वे एम्फैटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। ये प्रोनाउन सदैव नॉमिनेटिव केस में होते हैं। किसमें होते हैं? ये प्रोनाउन सदैव नॉमिनेटिव केस में होते हैं। इन प्रोनाउन से सेल्फ या सेल्स लगता है, जैसे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखा कि सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ लगता है, ठीक उसी तरह से इम्फैटिक प्रोनाउन में भी है, परंतु ये प्राय क्रिया से पहले आते हैं। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने देखा वो कहाँ यूज होता है, क्रिया के पश्चात, और क्रिया कैसी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव। लेकिन यहाँ कह रहा है ये क्रिया के पहले इस्तेमाल होता है और नॉमिनेटिव केस में इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने वहां पे बताया, आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, यू का योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, और दे का देम सेल्फ। ठीक उसी तरह से यहाँ भी उसी को ध्यान में, सब्जेक्ट को हम ध्यान में रखेंगे और उसी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे, बट इस्तेमाल करना है हमें क्रिया से पहले। देखिए लिखा आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने खुद ही स्वयं ही ये काम, मैंने स्वयं ही ये काम किया है। वहां और इसमें इतना अंतर होता है मित्रों, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो वहां उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में खुद ही आता है, मैंने खुद ही किया है। जैसे अभी आपको एग्जांपल मिले थे, आप यहाँ देखिए कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोटिल कर लिया है, बट यहाँ पे जो अर्थ होगा मैंने स्वयं को किया है। इसमें उसमें बस इतना सा अंतर है, यहाँ स्वयं का सेंस देता है एम्फैटिक में, और वहां पे अर्थ देता है खुद को। आई माई सेल्फ डिड इट, मैंने स्वयं ही इस कार्य को किया है। यू योरसेल्फ कैन सी इट, तुम स्वयं से ही इसे देख सकते हो। He himself wrote the story, वह स्वयं ही इस कहानी को लिख सकता है। We ourselves can do it, हम स्वयं से ही इस कार्य को कर सकते हैं। She himself said so, उसने ऐसा स्वयं से कहा। They themselves did this work, वे स्वयं से इस कार्य को करेंगे। तो इन वाक्यों में myself, ourself, yourself, herself, himself, themselves, क्रमशः I, you, she, it का जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ इन शब्दों का अर्थ स्वयं होता है। देखिए जैसे जब थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि जहां पर रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव में इस सेल्फ और सेल्फ वाले का सेंस होता है खुद को ना, और एम्फैटिक वाले में इसका अर्थ होता है स्वयं को।
स्वयं हो, तो इस सेंस में आता है। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक का यूज, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अभी हमने देखा कि जो रिफ्लेक्सिव था वो कहाँ पे यूज होता है? क्रिया से के पश्चात, क्रिया से के पश्चात यूज होता है, इसके बाद आता है। लेकिन ये क्रिया कैसी होगी? ट्रांजिटिव। बट वहीं पर इम्फेटिक जो प्रोनाउन है उसका प्रयोग होता है क्रिया से पहले, लेकिन वो कैसा होगा? सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है। क्या सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है? यह इम्फेटिक प्रोनाउन। याद रखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ अपने आप या खुद, परंतु इम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ का अर्थ होता है स्वयं है। जैसे आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ। ये कैसा यूज है? ये है रिफ्लेक्सिव। आई माई सेल्फ कैन डू इट, क्यों? क्योंकि ये क्रिया के पश्चात आया हुआ, आप ऐसे ही जान जाएंगे। और देखिए ये क्रिया से पहले आया हुआ है तो इम्फेटिक हुआ, मैं स्वयं अकेला ही इसे कर सकता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के बाद आता है। कहाँ आता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ जिक्र किया, क्रिया के बाद आता है, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन क्रिया से पहले आता है। तथा संबंधित प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है। जिसपे ये प्रभाव डालता है, जिसपे एम्फेसाइज करता है, उसके तुरंत पश्चात आता है। देखिए एम्फेसाइज किस पे कर रहा है? आई माई सेल्फ डू इट, मैं स्वयं ही इस कार्य को करूंगा, तो इस पे एम्फेसाइज कर रहा है। यू योरसेल्फ कैन सी इट, तो किस पे एम्फेसाइज कर रहा है? यू पे। हिमसेल्फ किस पे एम्फेसाइज कर रहा है? ही पे। और आवरसेल्फ किस पे एम्फेसाइज कर रहा है? वी पे। हरसेल्फ किस पे? सी पर। देमसेल्फ किस पे? दे पर। तो आगे कह रहा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस सदैव ऑब्जेक्टिव होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का केस सदैव ऑब्जेक्टिव होता है, जबकि इम्फेटिक प्रोनाउन का केस सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है। तो ये रहा इम्फेटिक प्रोनाउन। अब अगला टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन परिभाषा, जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं, जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें इस रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो ही आते हैं, एक आता है ईच अदर और दूसरा आता है एंड अदर। इन दोनों का ही यूज किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में। बेसिकली बहुत कम इस्तेमाल होते हैं ये ग्रामर में, लेकिन चूंकि टॉपिक है हम उसको पढ़ेंगे जरूर। मोहन एंड सोहन, देखिए दो व्यक्तियों का जिक्र किया गया है, तो हम इनके साथ प्रयोग करेंगे ईच अदर मैंने बताया यहाँ पे आपको। दो व्यक्तियों के लिए जब दो की बात हो रही हो से तब ईच अदर, और दो से अधिक की बात हो रही हो तो एन अदर। द बॉयज हेल्प वन एंड अदर, बॉयज बहुत सारे लड़के हैं एक दूसरे की मदद किए। तो इन वाक्यों में ईच अदर तथा वन एंड अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दो व्यक्तियों या वस्तुओं से के संबंध में ईच अदर का प्रयोग ऐसे लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है ईच अदर, तथा दो से अधिक के संबंध में वन एंड अदर। यहाँ वन एंड अदर मैंने एक साथ ले लिया है, सॉरी, ये अलग अलग रहेंगे दोनों ही, ईच अदर और वन एंड अदर। तो अगर दो से अधिक की बात होगी तो हम प्रयोग करेंगे वन एंड अदर, अगर दो की बात होगी तो हम प्रयोग करेंगे ईच अदर का। तो ये रहा मित्रों जो है प्रोनाउन का चैप्टर, जिसमें हमने लगभग जितनी टॉपिक इसमें दी गई थी सबको कवर किया और एक एक कर करके हमने उसे देखा, समझा, पढ़ा। तो आई होप आपको जो वीडियो है इसमें जो नियम हमने बताए, विद एग्जाम्पल जो दिए गए थे, आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर नहीं समझ में आए हैं तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको आप कमेंट करें,
हाँ, अगर फिर भी आपको लगता है तो कमेंट करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जाकर कमेंट कर सकते हैं। लेकिन कमेंट करने से पहले मैं बार बार कहता हूँ आप टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें। जब तक टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे नहीं, हम कितना भी पढ़ा दें आपको वो समझ में नहीं आने वाला है। अब इसके पश्चात जो इसमें इस चैप्टर में प्रोनाउन से संबंधित एक्सरसाइज दी गई होंगी, उस एक्सरसाइज के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।